फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। इसके अंतर्गत क्या होता है कि वो हाउस प्रॉपर्टी जो आपने किसी को रेंट पर दे रखी है या आप जिसमें खुद रह रहे हैं, उन्हीं को ही हम कंसीडर करते हैं इनकम टैक्स निकालने के लिए, मतलब उस पर टैक्स वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए। तो कहता है कि बेसिस ऑफ चार्जेस क्या है इसके अंतर्गत। तो कहता है कि जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसमें ना एनुअल वैल्यू बेसिस चार्ज होता है, ठीक है। और एनुअल वैल्यू को निकालने के लिए आप कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड करके चलते हो। तो देखो, एक तो वो बिल्डिंग जो किसी लैंड से अटैच हो, कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपारेंट एंड थ्रिटो, मतलब जो है ना, मतलब ऐसी कोई भी, जैसे भैया हमारे खेत वगैरह हैं वो नहीं आएंगे इसमें, लेकिन अगर उस खेत के साथ कोई बिल्डिंग अटैच है, कोई घर वगैरह बना रखा है, तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा है जो एसएससी है, मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, वो उस बिल्डिंग का खुद ओनर होना चाहिए। तीसरा है ये है ना, एसएससी अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज़ ना करे, ठीक है। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। पहला दे रखा है बिल्डिंग और लैंड अपारेंट एंड थ्रिटो। तो इसमें क्या दे रखा है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या दे रखा है कि वो इनकम कंप्यूट होगी उस बिल्डिंग की या लैंड की जो एक दूसरे से अटैच है। कोई भी लैंड अगर अटैच नहीं है किसी भी बिल्डिंग वगैरह से, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगी, ठीक है। इसके अंतर्गत मतलब वही इनकम को टैक्सेबल किया जाता है जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग वो लैंड से अटैच हो। अगर उसके अलावा कोई इनकम होती है जो बिल्डिंग से अटैच नहीं है, तो वो अदर सोर्सेज के अंतर्गत आ जाती है। जैसे इसने एग्जांपल दे रखे हैं, प्लेग्राउंड है, कंपाउंड है, किचन गार्डन है, कंट्री यार्ड वगैरह है, ये सब आते हैं। और नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कार पार्किंग स्पेस, ड्राइंग ग्राउंड्स, प्ले ग्राउंड्स, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसके कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं, जैसे बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टर लेट आउट टू एम्प्लॉयज़ एंड अदर। जैसे कोई कंपनी है, ठीक है भाई, वो ना एम्प्लॉयज़ को दूर दूर से हायर करती है, तो वो क्या करे, अपने ही कंपाउंड में खाली जगह पे ना छोटे छोटे क्वार्टर्स बना के अपने एम्प्लॉयज़ को किराए पर दे दे, ठीक है। तो उनसे जो इनकम होगी ना, वो कभी भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आएगी, क्योंकि वो ऐसा क्यों कर रही है, अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए कर रही है, इसलिए इससे जो इनकम होगी वो उसके बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम में आएगी, ठीक है। ऐसे ही कोई बिल्डिंग है, वो अथॉरिटीज लाइक एस बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन वगैरह है, उनको भी अगर कोई भी बिल्डिंग है वो है ना भाई, बैंक को तो बैंक ब्रांच खोलने के लिए दे दे, पुलिस स्टेशन खोलने के लिए दे दे, और उससे जो इनकम होगी ना वो भी उसके बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगी, क्योंकि वो ऐसा क्यों कर रही है, ताकि उसके बिजनेस की सेफ्टी बनी रहे। बैंक होगा, पुलिस स्टेशन होगा तो भी सेफ्टी रहे, बैंक होगा तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ईजी होंगे, ठीक है। तीसरा दे रखा है कंपोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विद अदर एसेट, मतलब लगा लो आपने ना घर तो किराए पर दिया ही, साथ में और भी चीज़ें मतलब किराए पर दे दी, मतलब उसके साथ साथ दे दी, लाइक एज फर्नीचर भी प्रोवाइड कर दिया, प्लांट मशीनरी भी दे दी, ठीक है। तो कहता है उस केस में अगर आपकी जो बिल्डिंग है जो आपने किराए पर दी और जो सामान दिया है वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं किए जा सके ना, तो जो सारी इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी या इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगी, लेकिन वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर नहीं होगी। पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन है, वो है ना बिजनेस इनकम की तरह सेसेबल होता है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है दी एसएससी शुड बी द ओनर, खुद ओनर होना चाहिए, ठीक है, जो मतलब लाइबल है टैक्स पे करने के लिए हेड ऑफ इनकम के अंतर्गत, ठीक है। जहाँ पे जो एसएससी है, ठीक है, वो ना मतलब बिल्डिंग का अगर ओनर नहीं होगा ना, तो वो अगर उससे कोई इनकम कमाए तो वो उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं है। जैसे आप हो, आपने कोई घर किराए पर ले रखा है, लीज पर ले रखा है, ठीक है, आप उसके बदले रेंट पे करते हो, और आपने ना उसी घर को मतलब थोड़ा सा हिस्से को और किसी को किराए पर दे दिया, ठीक है, तो अगर आपको उससे कोई इनकम होती है ना, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि वो घर आपका खुद का नहीं है, आप खुद किराए पर रह रहे हो उसमें। तो ओनर कौन होगा, एक तो जो रजिस्टर्ड है उस प्रॉपर्टी के नाम से, जिसकी मतलब जो प्रॉपर्टी है उसके नाम से रजिस्टर्ड हो। दूसरा है मॉर्गेज के केस में जो मॉर्गेजर है वो होगा, ना कि मॉर्गेजी। डीम्ड ओनर कौन से, मतलब मानने गए, कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं जिनमें ना कुछ लोगों को ओनर माना जाता है। जैसे कोई इंडिविजुअल है, जैसे लगा लो आपके पापा हैं, उन्होंने ना कोई भी प्रॉपर्टी आपकी मम्मी को या आपको आपके नाम ट्रांसफ़र कर दी बिना कोई कंसिडरेशन लिए, मतलब होता है पैसे वगैरह लिए, कॉन्ट्रैक्ट किए बिना किसी एग्रीमेंट के ऐसे ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है, या माइनर चाइल्ड को जिसकी शादी वगैरह नहीं हुई है, तो वो इनकम आपकी मानी जाएगी, ना कि मतलब आपके पापा की मानी जाएगी, ना कि आपकी, ठीक है। क्योंकि आपके पापा ने उसके बदले आपसे कुछ भी नहीं लिया है, ना कोई कंसिडरेशन लिया है, ना कोई एग्रीमेंट हुआ है। कोई भी मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कंपनी का और एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, ठीक है, जिसे कोई बिल्डिंग या उसका कोई पार्ट अलॉट किया जाता है या लीज पर दिया जाता है, किसके अंतर्गत, हाउस बिल्डिंग स्कीम के अंतर्गत, किसकी, सोसाइटी की, कंपनी के, एसोसिएशन की।
तो उस केस में जो कंपनी है या एसोसिएशन है ना, वो ओनर मानी जाएगी। ए पर्सन जिसको ना मतलब भाई किसी भी बिल्डिंग पर अधिकार रखने, मतलब पोजीशन का मतलब होता है उस पर अधिकार रखने का अधिकार मिल गया है, ठीक है, किसी भी ड्यूटी वगैरह को, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को पूरा करने के अंतर्गत, तो वो उसका ओनर माना जाएगा। कोई भी पर्सन है वो लीज पर कोई प्रॉपर्टी ले लेता है, और वो लीज है ना, लीज का पीरियड वो 12 साल या उससे ज़्यादा का होता है एग्रीगेट में, तो उस पीरियड को इंक्लूड करते हुए मतलब वो उस पीरियड तक वो जो पर्सन है उस प्रॉपर्टी का ओनर माना जाएगा। कोई भी पर्सन है लीज पर कोई प्रॉपर्टी ले लेता है और उस पर अपना घर बना लेता है, तो वो उसका ओनर माना जाएगा। डिस्प्यूटेड ओनरशिप में ये होता है कि भाई दो लोग थे, उन दोनों के बीच में कोर्ट में केस चला कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो फिलहाल जो पर्सन उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लिए हुए है और जिसको उस प्रॉपर्टी से इनकम मिल रही है, वो उसका ओनर माना जाएगा। फिर है कि ये जो है ना प्रॉपर्टी उसके खुद के बिजनेस या प्रोफेशन में यूज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बिजनेस या प्रोफेशन में यूज़ होगी ना, तो वो उसकी बिजनेस या प्रोफेशन के अंतर्गत की इनकम होगी, ना कि खुद की हाउस प्रॉपर्टी। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर वो इनकम आती है जो अब हम किसी घर को किराए पर दे देते हैं किसी दूसरे को, ठीक है, खुद के पर्पज़ के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं वो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन में, तो वो हमारी साइड के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। फिर है एग्जेम्पशंस है कुछ इनकम मतलब जो भी इनकम आती है हमें हाउस प्रॉपर्टी से, उसके अंतर्गत देखो इसके अंतर्गत दो ही हैं। एक तो फुल्ली एग्जाम्प्ट जो इनकम है उसको ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। एक दूसरी होती है जो भी हमें डिडक्शंस मिलती हैं उनको भी हम ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्ट कर देते हैं। तो फुल्ली एग्जाम्प्ट तो हो गई, जैसे कोई भी फार्म हाउस है जैसे एग्रीकल्चर इनकम के अंतर्गत आता है, ये हमारा सेकंड चैप्टर, आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। एनुअल वैल्यू ऑफ वन पैलेसी ऑफ एक्स इंडियन रूरल, मतलब जो हमारे पुराने राजा महाराजा होते थे, ठीक है, उनको कोई महल है वगैरह, उसकी एनुअल वैल्यू। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो लोकल अथॉरिटी के पास है, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन के, ट्रेड यूनियन, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह, क्योंकि ये जो होते हैं ना ये ना नॉन प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यूज फॉर एसेस या ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है, मतलब जो खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज़ कर ले। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हो, ठीक है, इनकम फ्रॉम द हाउस मीन फॉर सेल्फ रेजिडेंट बट इनकम नॉट बी ऑक्यूपाइड थ्रू आउट, मतलब वही उसने ना सेल्फ रेजिडेंस के लिए लिया और पूरे साल उसने उस घर में वो रहा ही नहीं, वो खाली रहा हो। फिर डिडक्टेबल फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम लेटिंग हो, जैसे गोडाउन है, वेयर हाउस वगैरह है, वो ना जो भी कमोडिटीज़ वगैरह उनको स्टोर करने के लिए दिया हो, जिनका पर्पज था सेलिंग वगैरह, ठीक है। इनकम फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो मतलब प्रोवाइड की गई है ग्रॉस टोटल इनकम के अंतर्गत, जिस जो है ना 20,000 से ज़्यादा नहीं है। एंड द सोसाइटी इज़ नॉट ए हाउस प्रॉपर्टी, और सोसाइटी है वो एक हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब वो एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, और या अर्बन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, या ट्रांसपोर्ट सोसाइटी नहीं है, सोसाइटी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स विद द एड ऑफ पावर, मतलब पावर की हेल्प से गुड्स वगैरह बना रही है, ऐसी सोसाइटी नहीं है, तो उसको भी हम किसके अंतर्गत इंक्लूड कर लेते हैं, एग्जेम्पशन के अंतर्गत। फिर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इसके अंतर्गत। एक तो देखो कोई प्रॉपर्टी है अब्रॉड में सिचुएटेड है, तो उसके ऊपर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे मानेंगे, देखो वो तब कंसिडर किया जाएगा जब जिस पर्सन की प्रॉपर्टी अब्रॉड में है वो हमारे देश का है, रेजिडेंट है, ठीक है, तो उसको उन्हीं रूल्स रेगुलेशंस के अंतर्गत टैक्स किया जाएगा जो हमारे इंडिया में एप्लीकेबल होती है, उसी वैल्यू पर किया जाएगा जो इंडिया में एप्लीकेबल है। प्रॉपर्टी आउंड बाय कॉर्नर होते हैं एक से ज़्यादा लोगों के पास, जैसे दो लोग हैं उनके पास कोई बिल्डिंग है, वो ना ओनरशिप में है, लेकिन हमें उनका पता है कि सेपरेट शेयर कितना है, तो जितना जितना उनका सेपरेट शेयर है वो उनकी इनकम में सेपरेटली ऐड हो जाएगा और उसके अंतर्गत उन पर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वो खुद के लिए यूज़ करे, तो उसकी वैल्यू नील होती है। कंपोजिट रेंट होता है जब घर के साथ साथ कुछ अदर फैसिलिटी लाइक एज इलेक्ट्रिसिटी, कूलर, लिफ्ट, वाटर पंप, ये सब भी दी जाती हैं, तो और उनकी वैल्यू सेपरेबल है, तो उन पर अलग अलग तरीके से टैक्स लगता है। जो हाउस प्रॉपर्टी होती है उसको मतलब हाउस के अंतर्गत आ जाता है, और जो अदर फैसिलिटी वगैरह होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर सेपरेट नहीं किया जा पाए तो वो सारा का सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत आ जाता है। इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल।